हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्रभाकर एमबीबीएस में। आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग हार्ट रेट, जो कार्डियक आउटपुट का दूसरा पार्ट है। एक चीज़ याद रखना, अभी तक हम लोग क्या डिस्कस किए, कार्डियक आउटपुट का डेफिनेशन क्या होता है, कार्डियक आउटपुट का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, कार्डियक आउटपुट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है। और कार्डियक आउटपुट का फैक्टर का बात करेंगे तो एक फॉर्मूला हम बात किए थे इससे पहले कि कार्डियक आउटपुट जो बनता है यह स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट के दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्डियक आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा, कार्डियक आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो फैक्टर स्ट्रोक वॉल्यूम को अफेक्ट करेगा वह फैक्टर आपके कार्डियक आउटपुट को भी अफेक्ट करेगा। इसका मतलब जो फैक्टर हार्ट रेट को अफेक्ट करेगा वो फैक्टर आपके कार्डियक आउटपुट को भी अफेक्ट करेगा। इसमें स्ट्रोक वॉल्यूम तो अपन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं और इस वीडियो में जो अपन बात करेंगे वो है फैक्टर अफेक्टिंग हार्ट रेट। हार्ट रेट को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। तो एक चीज़ याद रखना, इससे पहले हमारे हार्ट के पास जो मसल्स होता है ना, जो बाहर वाली मसल्स है उसे बोलेंगे अपन एपिकार्डियम। क्या बोलेंगे उसे, एपिकार्डियम बोलेंगे। और जो बीच वाला मसल्स है उसे बोलेंगे मायोकार्डियम। और सबसे अंदर वाली मसल्स को क्या बोलेंगे, इंडोकार्डियम। क्या बोलेंगे, इंडोकार्डियम बोलेंगे। इससे हार्ट में दो नर्व का सप्लाई मिलेगा, एक तो होगा आपका सिंपैथेटिक सप्लाई और एक हो जाएगा आपका पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई। क्या, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई। अगर सिंपैथेटिक सप्लाई का बात करेंगे तो यह सिंपैथेटिक सप्लाई जो एपिकार्डियम है हार्ट के मसल्स में उसको सप्लाई करेगा। इसका मतलब एपिकार्डियल फाइबर को हम सिंपैथेटिक सप्लाई बोल सकते हैं ना, तो मतलब यह सिंपैथेटिक सप्लाई को क्या बोलेंगे, एपिकार्डियल फाइबर भी बोल सकते हैं। इसका मतलब एक चीज़ याद रखना, हार्ट के केस में जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या करता है, हार्ट के केस में हर चीज़ को बढ़ाएगा। इसका मतलब हार्ट रेट को भी बढ़ाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ाएगा, कंडक्शन को भी बढ़ाएगा और एक्साइटेबिलिटी को बढ़ाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, हार्ट के केस में सिंपैथेटिक सप्लाई क्या करेगा, हर चीज़ को इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर हार्ट के बाहर बात करें वहाँ पे जस्ट उल्टा काम करता है, अपोजिट वर्क करेगा। इसका मतलब जो हार्ट का रेट को बढ़ाना उसे बोलेंगे पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक। अगर हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा है तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव आइनोट्रोपिक। अगर कंडक्शन को बढ़ा रहा है तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक। क्या, पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक। अगर हार्ट में एक्साइटेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव बेथमोट्रोपिक। अब आता है कि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई क्या हो जाएगा। जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई में क्या होता है, दो वेगस नर्व का सप्लाई मिलेगा। कितना, दो वेगस नर्व का सप्लाई होगा। यह जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होगा आपका इंडोकार्डियम्स मसल्स में होगा। इसका मतलब इस फाइबर को क्या बोलेंगे, इंडोकार्डियल फाइबर बोलेंगे ना, बोलेंगे। एक चीज़ याद रखना, पैरासिम्पैथेटिक का जो सप्लाई है ऐसे नोड को जाएगा, एवी नोड को जाएगा, एट्रिया को जाएगा, लेकिन वेंट्रिकल को नहीं जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, इंडोकार्डियल सप्लाई कहाँ कहाँ हो रहा है फाइबर का, एसए नोड में, एवी नोड में और एट्रिया में। अगर अपन बात करें इसमें, जब पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, सिंपैथेटिक के अपोजिट वर्क करेगा ना। इसका मतलब सिंपैथेटिक हार्ट रेट को बढ़ा रहा था तो यहाँ पे हार्ट रेट को यह कम करेगा, तो इसे कम कर रहा है तो इसे बोलेंगे निगेटिव। और हार्ट रेट को बोल रहा है तो इसका मतलब इसे बोलेंगे क्रोनोट्रोपिक, निगेटिव क्रोनोट्रोपिक। और यह फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम करेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम कर रहा है तो इसे बोलेंगे निगेटिव आयोनोट्रोपिक। और यह कंडक्शन को कम करेगा, कंडक्शन को कम करेगा तो यह क्या बोलेंगे, निगेटिव ड्रोमोट्रोपिक बोलेंगे ना, निगेटिव ड्रोमोट्रोपिक बोलेंगे। एक होता है आपका वेसोमोटर सेंटर। क्या, एक होता है वेसोमोटर सेंटर वीएमसी, एक होगा सीवीसी जिसको हम कार्डियोवैगल सेंटर बोलते हैं। ये जो दोनों सेंटर आपको प्रेजेंट मिलेगा मेडुला में, और मेडुला क्या करेगा, फर्दर हार्ट के रेट को अफेक्ट करता है। इसको अपन बहुत अच्छे तरीक़ा से बात करेंगे हेड रेगुलेशन में। अगर हम बात करें किस किस मेथड पे हम अपन कार्डियक आउटपुट को निकाल सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, तो पहला मेथड है डायरेक्ट फिक्स मेथड। क्या, डायरेक्ट फिक्स मेथड। एक हो जाएगा आपका इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड। क्या, इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड। और एक होता है आपका इकोकार्डियोग्राफी। क्या, इकोकार्डियोग्राफी। अगर हम डायरेक्ट फिक्स मेथड का बात करेंगे तो यह बेस्ड होता है किस चीज़ पे,
फिक के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, मतलब फिक प्रिंसिपल बेस्ड बोल सकते हैं। फिक प्रिंसिपल क्या बोलता है, फिक प्रिंसिपल देखने समझने के लिए इस डायग्राम पे फोकस करो। सपोज दैट आपका यह ऑर्गन है, और ऑर्गन से क्या कनेक्ट रहेगा, आर्टरी भी रहेगा और वेंस भी रहेगा, आर्टरी भी होगा और वेंस भी होगा। इसका मतलब क्या हो गया, यह आर्टरी में ब्लड का फ्लो होगा, फिर ऑर्गन में जाएगा, और यह फिर वेंस में आएगा। तो मतलब इसमें मान लो सपोज डैट कुछ आर्टरी है, तो अपन रिप्रेजेंट कर लेते हैं ए अमाउंट सब्सटेंस को इसमें इंजेक्ट किए आर्टरी में, और यह ए अमाउंट का सब्सटेंस फिर ऑर्गन में जाएगा, और ऑर्गन क्या करेगा, कुछ सब्सटेंस को तो एब्जॉर्ब भी कर लेगा और कुछ को फिर वेंस में भेज देगा। मान लो सपोज डैट भी अमाउंट हमें मिला, कितना वी अमाउंट हमें मिला। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस है ए अमाउंट माइनस वी अमाउंट, अगर इसको ब्लड के फ्लो पर मिनट ब्लड के फ्लो से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को डिफरेंस को, तो अपन बोलेंगे इसे फिक प्रिंसिपल बोलेंगे। मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेकन अप बाय एन ऑर्गन पर यूनिट टाइम इक्वल टू ए वी डिफरेंस क्या हो गया, जो एट्रिया के अंदर जो सब्सटेंस इंजेक्ट था, और वी का मतलब हो गया जो आपका वेंस में कितना सब्सटेंस आया ऑर्गन में एब्जॉर्ब होने के बाद। इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे, ए वी डिफरेंस ऑफ सब्सटेंस बोल सकते हैं, इनटू ब्लड फ्लो पर मिनट। याद रखना पर मिनट में ब्लड फ्लो लेना, और इसे क्या बोलेंगे, फिक के प्रिंसिपल बोलेंगे ना। डायरेक्ट फिक्स मेथड में क्या हो जाएगा, फिक प्रिंसिपल बोलेंगे। इसमें फिक प्रिंसिपल का अगर जनरल फॉर्मूला बात करें तो ब्लड फ्लो पर मिनट क्या हो गया, ब्लड फ्लो पर मिनट कैसे होगा, देखो ये फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेकन बाय एन ऑर्गन पर यूनिट टाइम्स इक्वल टू ए वी डिफरेंस ऑफ सब्सटेंस इनटू ब्लड फ्लो। तो इस ब्लड फ्लो पर मिनट निकालने के लिए इसको आप डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, तो मतलब क्या हो जाएगा कि ब्लड फ्लो पर मिनट इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेकन अप बाय ऑर्गन पर मिनट अपॉन ए वी डिफरेंस ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा। याद रखना इस ब्लड फ्लो पर मिनट को क्या बोलेंगे, कार्डियक आउटपुट बोलते हैं ना, कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। अगर हमारे बॉडी में हार्ट में क्या बात करेंगे, ऑक्सीजन का ही बात करेंगे ना, ब्लड का फ्लो हो रहा है, तो अगर ऑक्सीजन के लिए बात करें तो कार्डियक आउटपुट कितना होगा, देखो अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम्ड बाय होल बॉडी पर मिनट। पूरा बॉडी में 1 मिनट में कितना ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है, अगर उसको हम डिवाइड कर देते हैं एवी डिफरेंस ऑफ O2 अक्रॉस लंग्स करेंगे, तो यह क्या बताएगा हमें, ब्लड फ्लो पर मिनट बताएगा। इसका मतलब यह कार्डियक आउटपुट को बताएगा। तो इस चीज़ में अमाउंट ऑफ O2 जो कंज्यूम होता है पूरा बॉडी में 1 मिनट में, वह 250 ml पर मिनट होता है। कितना होता है, 250 ml पर मिनट होता है। अगर बात करें एट्रिया में ऑक्सीजन कितना होता है, 90 ml पर DL होता है। अगर वेंस का बात करेंगे तो 14 ml पर DL होता है। अगर इसका अपन डिफरेंस निकालेंगे तो 5 ml पर DL आएगा। इस DL को हटाने के लिए ml में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स 5000 पर ml पर मिनट आएगा। इसका मतलब यह कार्डियक आउटपुट 5 लीटर के बराबर आ गया ना। इस तरह से अपन कार्डियक आउटपुट को मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें दूसरा मेथड है क्या, इंडिकेटर डाइडाइल्यूशंस मेथड। क्या, इंडिकेटर डाइडाइल्यूशंस मेथड पढ़ने से पहले एक चीज़ समझना कि ये तो अपन आर्टरी और वेंस के बीच में O2 डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कैसे अपन फाइंड करेंगे। तो सबसे देखो एक चीज़ याद रखना, हमारे बॉडी में जो आर्टरी होता है ना, उस आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के उस आर्टरी का, हमारे बॉडी में जितने भी आर्टरी होते हैं उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन आपको सेम देखने को मिलेगा। क्या, ऑक्सीजन सेम देखने को मिलेगा। इसका मतलब कोई भी आर्टरी पकड़ लो और उससे आप क्या करो, सबसे पहले ऑक्सीजन फाइंड कर लो। मतलब ऑक्सीजन तो आर्टरी में फाइंड हो गया, लेकिन वेंस में आप कैसे O2 फाइंड करोगे। इसको फाइंड करने के लिए एक चीज़ याद रखना, वेंस का O2 को पता करने के लिए आप पल्मोनरी आर्टरी को फोकस करो। इसका जो वेंस में जितने भी O2 होंगे, O2 का कंसंट्रेशन होता है वह पल्मोनरी आर्टरी के O2 के बराबर होता है।
तो इसमें कैसे करेंगे अपन, इसका प्रोसीजर क्या है कि मान लो सपोज दैट फोर आर्म के वैन में आप क्या करना है, एक कैथेटर होता है, कैथेटर अपन बोले तो बहुत पतला सा एक पाइप टाइप का होता है, मतलब ट्यूब टाइप का होता है, उस कैथेटर को आप इंजेक्ट करोगे तो वह कैथेटर के थ्रू क्या हो जाएगा, इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू यह पल्मोनरी आर्टरी तक पहुंच जाता है, पल्मोनरी आर्टरी तक पहुंच जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी तक पहुंचेगा फिर वहाँ पे क्या करेंगे अपन, ऑक्सीजन को मेजर कर लेंगे। पल्मोनरी आर्टरी का मतलब पल्मोनरी आर्टरी का जो ऑक्सीजन आएगा वही आपका वेंस का ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को बताएगा। इसका मतलब पल्मोनरी आर्टरी तक वहाँ पे कैथेटर के थ्रू जाएंगे, वहाँ पे ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को मेजर कर लेंगे। इस तरह से आपको क्या हो जाएगा, वीनस O2 कंसंट्रेशन मिल जाएगा। तो फिर उसका डिफरेंस निकाल लेना, फिर इस तरह से अपन कार्डियक आउटपुट को कैलकुलेट कर लेंगे, मेजरमेंट कर लेंगे। अगर हम बात करें अपन इंडिकेटर डाई डाइल्यूशंस मेथड, क्या इंडिकेटर डाई डाइल्यूशंस मेथड में क्या होता है, इसमें क्या करेंगे अपन, एक डाई यूज़ करते हैं, मतलब इसमें क्या करते हैं, डाई को इंजेक्ट करते हैं किसी आर्म के वेंस के थ्रू, और कितना डाई यूज़ करेंगे, 5 mg, याद रखना कितना, 5 mg डाई अपन इसमें यूज़ करेंगे। इसमें डाई कौन कौन यूज़ करेंगे, इसमें होता है इवेंस ब्लू डाई, और कोई भी रेडियो एक्टिव आप आइसोटोप पकड़ लो और उसको आप इंजेक्ट कर लो, मतलब इसमें कौन कौन क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, एक इवेंस ब्लू डाई यूज़ करेंगे या कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप ले लो। अगर हम बात करें डाई का इसमें क्या करेंगे, डाई का मीन कंसंट्रेशन लेंगे, और डाई का मीन कंसंट्रेशन लेंगे और इसमें जो मेजर करते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट पैसेज थ्रू आर्टरी, आर्टरी के थ्रू पहला पैसेज का कब होता है, उस फर्स्ट पैसेज का ही इसमें मेजरमेंट किया जाएगा। कैसे करने का मतलब क्या हो गया, और सपोज डेट आपका ये आर्म का वैन है, 4 आर्म वैन है, तो इसमें क्या वो करेंगे, अपन डाई को इंजेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, डाई को इंजेक्ट करेंगे, और यह डाई इंजेक्ट जो होगा यह क्या आएगा, आपका राइट एट्रियम में आएगा, और राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में आएगा, और राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी में सर्कुलेट होके फिर यह हमारे बॉडी के आर्टरी में आएगा, और इस आर्टरी में फर्स्ट टाइम कितना डाई का, कितना इवेंस ब्लू कोई भी डाई ले रहा है, कोई कितना डाई आया फर्स्ट टाइम्स, उसका दोनों का मीन कंसंट्रेशन यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट टाइम, याद रखना। तो इसमें क्या बोल सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, कार्डियक आउटपुट इक्वल टू अमाउंट ऑफ डाई इंजेक्टेड, मतलब कितना डाई को आपने इंजेक्ट किया, अपॉन एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ डाई इन एट्रियल ब्लड फ्लो इन सिंगल सर्कुलेशन। एक सिंगल सर्कुलेशन में यहाँ से इस आर्टरी तक पहुँचने में एक सिंगल सर्कुलेशन में कितना डाई का एवरेज कंसंट्रेशन आया, उससे अपन डिवाइड करेंगे। इसका एक और फॉर्मूला होता है कि ब्लड फ्लो इक्वल टू I अपॉन सी टी, ये ब्लड फ्लो इक्वल टू I अपॉन सी टी, आई रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ डाई इंजेक्टेड, कितना अमाउंट आपने डाई इंजेक्ट किया, और C रिप्रेजेंट करता है मीन कंसंट्रेशन ऑफ डाई, और T रिप्रेजेंट करता है टाइम को, हमेशा टाइम सेकेंड में लेंगे, और वह भी फर्स्ट पैसेज ऑफ डाई थ्रू आर्टरी के थ्रू फर्स्ट पैसेज में कितना डाई को हमें मिला, आर्टरी में कितना डाई हमको मिला। इसका मतलब इस चीज़ को अगर हम डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करके निकाले तो यह हमें ब्लड फ्लो बताएगा, और ब्लड फ्लो यह हमें क्या बताता है, कार्डियक आउटपुट के बराबर होता है, कितना, कार्डियक आउटपुट के बराबर होता है। तो एक चीज़ याद रखना, इस तरीके से हम क्या इंडिकेटर डाई डाइल्यूशंस मेथड से हम कार्डियक आउटपुट को हम फाइंड कर लिए हैं। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो हम डाई यूज़ कर रहे हैं वो डाई हमारे बॉडी के लिए क्या बेनिफिट है, कि हमारे बॉडी के लिए कोई हार्मलेस तो नहीं है, हार्मफुल तो नहीं है। इसका मतलब इसको चेक करने के लिए डाई क्या होना चाहिए, डाई हमारे सर्कुलेशन में स्टे करना चाहिए, क्या, डाई हमारे सर्कुलेशन में स्टे करना चाहिए, तब ना हम कार्डियक आउटपुट मेजर कर पाएंगे आर्टरी और वेंस में। इसका मतलब ब्लड के सर्कुलेशन में डाई को क्या करना चाहिए, शुड स्टे इन सर्कुलेशन। पहले इंपॉर्टेंट, यह हार्मलेस होना चाहिए, कितना हार्मलेस होना चाहिए, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए, हार्मलेस होना चाहिए। अगर मान लो यह हमारे बॉडी में अगर हार्मफुल होता है, कोई एलर्जी काउज कर सकता है, इसका मतलब यह हार्मलेस होना चाहिए। और दूसरा, कि अगर कार्डियक आउटपुट या ब्लड के सर्कुलेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी इफेक्शन नहीं शो करेगा, किस पे, कार्डियक आउटपुट और ब्लड सर्कुलेशन पे। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, इसको हम ईजिली मेजरेबल होना चाहिए, कैसे, ईजिली मेजरेबल होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट जो इसमें डाई यूज़ करते हैं वह इवेंस ब्लू डाई यूज़ करते हैं, क्या, इवेंस ब्लू डाई यूज़ करते हैं अपन। नेक्स्ट मेथड आता है कि थर्मोडाइल्यूशंस मेथड, क्या, थर्मोडाइल्यूशंस मेथड। थर्मोडाइल्यूशंस मेथड क्या हो जाएगा, एक टाइप का इंडिकेटर डाइल्यूशंस मेथड होता है, एक टाइप का इंडिकेटर डाइल्यूशंस मेथड होता है। इसमें अपन जो यूज़ करते हैं
कोल्ड सलाइन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? कोल्ड सलाइन यूज़ करते हैं। और कोल्ड सलाइन में यूज़ क्यों करते हैं? नाम से पता चल रहा है ये थर्मोडाइल्यूशन, इसका मतलब ये टेम्परेचर चेंज को मेजर करेंगे। और याद रखना हमेशा टेम्परेचर चेंज कहाँ मेजर करेंगे? जो पल्मोनरी आर्टरी है वहाँ पे मेजर करेंगे। क्या करेंगे? पल्मोनरी आर्टरी के पास मेजर करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी के पास अपन इसे क्या करेंगे? मेजर करेंगे। तो पल्मोनरी आर्टरी तक कैसे मेजर करेंगे? पल्मोनरी आर्टरी तक मेजर करने के लिए एक डिवाइस लगाते हैं, उसे बोलते हैं थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या करता है? हमें टेम्परेचर बताएगा। किसमें? पल्मोनरी आर्टरी में। इसमें क्या होता है? जो कैथेटर है, कैथेटर को सबसे पहले आर्म के वेन में इंजेक्ट कर देंगे और आर्म के वेन के थ्रू कैथेटर को किसके कहाँ तक पहुँचाते हैं? राइट एट्रियम तक पहुँचाएंगे। और राइट एट्रियम के थ्रू कहाँ जाएंगे? यह राइट वेंट्रिकल तक, फिर पल्मोनरी आर्टरी तक, पल्मोनरी आर्टरी तक। लेकिन एक चीज़ याद रखना, यह तो हमारा एक इन्वेसिव प्रोसेस हो गया, लॉन्ग प्रोसेस हो गया। क्या आपके पास कोई पेशेंट आएगा यह देख के भाग जाएगा? आप ये, क्योंकि आप इतना कैथेटर को आप इंजेक्ट नहीं कर सकते हो। आप क्या करोगे? सपोज डेट मान लो कि आपने वेंस के थ्रू इंजेक्ट किया कैथेटर को, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी तक पहुंचा सकते हो, यह सही प्रोसेस है। लेकिन यहाँ तक पहुँचाने के लिए पेशेंट का जान निकल जाएगा। क्या करेगा? जान निकल जाएगा। तो अपन क्या करेंगे? एक शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे। क्या कि यहाँ से आर्टरी से उल्टा चलेंगे, आर्टरी से उल्टा चलेंगे। तो इस जुगाड़ मेथड बोल सकते हैं। आर्टरी से उल्टा चलेंगे और यहाँ से कैथेटर को पास करेंगे कहाँ पे? पल्मोनरी आर्टरी तक पहुँचा देंगे। यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी तक यहाँ पे हम क्या करेंगे? और कैथेटर के थ्रू यहाँ पे थर्मोस्टेट लगाएंगे और यह थर्मोस्टेट क्या करेगा? हमारे पल्मोनरी आर्टरी में टेम्परेचर को क्या करेगा? मेजर करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इस प्रोसेस के थ्रू कैथेटर को तो अपन वहां तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन क्या इस इतना लंबा रास्ता को अपन फॉलो करेंगे क्या? नहीं। तो अपन क्या करेंगे? आर्टरी में एक कैथेटर लगाएंगे और वहां से अपन पल्मोनरी आर्टरी तक करेंगे और वहां पे थर्मोस्टेट को अपन फिक्स कर देंगे और वहां से अपन क्या करेंगे? टेम्परेचर चेंज को मेजर करेंगे। तो मतलब एक चीज याद रखना, जो टेम्परेचर चेंज होता है ना, यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू आर्टरी। मतलब ये जो ब्लड फ्लो है पल्मोनरी आर्टरी में, ब्लड फ्लो होगा, इसका मतलब जो भी यहाँ पे अपन कोल्ड सलाइन देखो उसका डिसोल्यूशन होगा तो उसका टेम्परेचर कम होगा। मतलब जितना ज़्यादा डिसोल्यूशन होगा उतना कम टेम्परेचर होगा। इसका मतलब टेम्परेचर चेंज जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू आर्टरी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस तरीका से अपन क्या करेंगे? थर्मोडाइल्यूशन में अपन टेम्परेचर चेंज को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। और याद रखना इंपॉर्टेंट, कहाँ पे मेजर करेंगे अपन? पल्मोनरी आर्टरी में। कैसे? एक थर्मोस्टेट पास कर देंगे, किस में? पल्मोनरी आर्टरी में। ये इंपॉर्टेंट था। अगर हम बात करें नेक्स्ट पे, तो आप आता है इकोकार्डियोग्राफी। नाम से पता चल रहा है इकोकार्डियोग्राफी, इसमें वेव वगैरह देखना मिलेगा। इसके यह जो होता है ना इकोकार्डियोग्राफी, ये सबसे ईजिली और सब यह नॉन इन्वेसिव प्रोसेस होता है, नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। इसमें क्या होता है कि एक वेव यूज़ किया जाता है, डेट इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव। यह अल्ट्रासोनिक वेव जैसे ही आप पास करेगा, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जाएगा, तो जो ब्लड का वेव है, ब्लड फ्लो करेगा, उससे भी तो वेव जनरेट होता है। उसके वेव के थ्रू इस अल्ट्रासोनिक वेव का रिफ्लेक्शन होगा। यह रिफ्लेक्टेड वेव को मॉनिटर किया जाता है कंप्यूटर में, और फिर इससे यह मतलब क्या हो जाएगा? कंप्यूटराइज्ड मॉनिटर हो गया। और इस कंप्यूटराइज्ड मॉनिटर में क्या क्या मेजर करते हैं अपन? कार्डियक आउटपुट को मेजर करेंगे, इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को मेजर करेंगे, इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को मेजर करेंगे, वाल्व में क्या डिफेक्ट है मतलब वाल्वुलर डिफेक्ट को मेजर करेंगे, या कोई भी सेप्टल डिफेक्ट है, या तो इंटर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, या इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, उसको अपन क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। ये तो अपन हो गया कि कार्डियक आउटपुट का दूसरा पार्ट। और फिर से बोल रहा हूँ, यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज ए लॉन्ग क्वेश्चन अपन बोल सकते हैं कि काफ़ी यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके CVS से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से लॉन्ग आंसर बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस आपका सबसे इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे कार्डियक आउटपुट से। और जो भी अपन फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हो, सेकेंड पार्ट देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट पे जाओ, फर्स्ट पार्ट पहले देखना, और इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और कोशिश करो कि एक पॉजिटिव कमेंट आए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।